हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, अब मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस, तो आपने देखा होगा कि मैंने चैप्टर वाइज अपलोड किया है। तो आज जो बारी है, आज नए टॉपिक की बारी है। वो टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हो, व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई की आज हम चर्चा करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमने वीडियो डाले हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, चैप्टर 1, 2, 3 कैसे करके मैंने अपलोड किया है। तो ये जो आपका चैप्टर 5 है, जिसमें जो है चैप्टर का नेम क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो उसमें एग्रीगेट डिमांड की हमने चर्चा कर ली। आज हम एग्रीगेट सप्लाई की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं। जैसे कि एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई, मैंने बताया था कि डिमांड क्या होता है, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात की थी हम। सेम उसी प्रकार आज अभी भी हम यही करेंगे। पहले एग्रीगेट सप्लाई से पहले थोड़ा सप्लाई के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने आई होप 11th में पढ़ा होगा। 11th में जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने इसके बारे में डिमांड एंड सप्लाई तो जरूर पढ़ा होगा, आई होप। बट फिर भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, 1-2 लाइन में चर्चा कर लेते हैं कि सप्लाई किसे कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई की बात होती है तो आई होप ये भी आपको पता होगा। जब डिमांड की बात हम करते हैं तो एज अ कंज्यूमर बात करते हैं कि हम अपने आप को कंज्यूमर मान के उस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि एज अ कंज्यूमर समझे डिमांड की जब बात करें। उसी प्रकार जब आप सप्लाई की बात करते हो तो सप्लाई की बात करते समय उसके जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एज अ प्रोड्यूसर आपको इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो सप्लाई में क्या होता है, जैसे डिमांड में सेम जैसे सप्लाई में, बस वहाँ पर बात बदल जाएगी। डिमांड में क्या था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंज्यूमर जो भी किसी भी वस्तु को कंज्यूम करने की इच्छा रखता है, उस पर खर्च करने की इच्छा रखता है एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस। जो प्राइस दिया गया है उस प्राइस पर उसको कंज्यूम करना, उसको खरीदने की इच्छा रखता है, उसको डिमांड बोलेंगे। उस वस्तु को कंज्यूम करने की इच्छा रखता है, विलिंग टू परचेज, विलिंग टू बाय दिस या दैट, जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज है वो। सेम यहाँ पर क्या था, वहाँ पर बाय था, यहाँ पर सेल होगा, मतलब बेचना। यहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर आप क्या चाहोगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना चाहोगे। तो सेम वही बात है कि एट अ गिवन प्राइस पर, जो गिवन प्राइस है उस प्राइस पर अपने वस्तु को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, अपने वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की बात। तो कितने, उस लेवल पर कितना आप बेचना चाहते हो, किस लेवल पर आप बेचना चाहते हो, वो सप्लाई वाली बात होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है तो वहाँ एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, पूरा सारा। ठीक है, तो जब हमने माइक्रो पढ़ा था तो माइक्रो में हमने देखा था कि जब इंडिविजुअल की बात हो, सूक्ष्म की बात हो, तो इंडिविजुअल लेवल की बात हो, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। जब हम मैक्रो पढ़ते हैं, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या देखना होता है, होल सम, पूरे इकोनॉमी, पूरी मार्केट, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात होती है। तो होलसम की बात होती है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड होगा और एग्रीगेट सप्लाई होगा। ये एक तरह का एग्जाम्पल भी है माइक्रो एंड मैक्रो का। ठीक, तो चलिए अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है उसका मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं। उसके बाद इनके जो डायग्राम है, इनके शेड्यूल क्या है, इनमें और क्या क्या बातें हैं, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स। मैंने क्या कहा था, जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो अपने आप को क्या मान के चलिए, प्रोड्यूसर मान के चलिए। अपने आप को क्या मान के चलना है, प्रोड्यूसर मान के चलना है। तो देखिए, दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई, और यहाँ पर क्या करेगा, विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, कुल मिलाकर क्या बोला कि 2-3 बातें आपको समझना है इसमें। इट रिफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, वो फाइनल गुड्स क्या होता है सब तो आपको पता ही होगा हो। और मेरी वीडियो में भी जो इससे पहला वाला चैप्टर, उसमें ही मैंने बताया था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो रेडी टू कंज्यूम है, बिल्कुल उसको तैयार, बिल्कुल कंप्लीट है गुड, बस उसको क्या करना है, यूज करने के लिए हमने बस खरीदना है और यूज करना है, कंज्यूम करना है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है तो सप्लाई की बात हो रही है, तो प्रोड्यूसर की बात हो रही है। और जब प्रोड्यूसर की बात होगी तो प्रोड्यूसर
खरीदेगा नहीं, बेचेगा, सप्लाई करेगा। तो सप्लाई इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में सामान को भेजना, बेचना, सप्लाई करना, और किस पर, हमेशा याद रखिएगा ये बात कभी मत भूलिएगा, गिवन पीरियड में और गिवन प्राइस पर, ये दो बातें। अपने मन से तो कोई ऐसे इसको डिमांड नहीं कहेंगे कि आप गए वहाँ से कोई चीज़ लिया और खा लिया, वो डिमांड नहीं होता, डिमांड किया या सप्लाई नहीं होता। जब आप किसी वस्तु का उसके वैल्यू को पे करते हो या उस वैल्यू को पे करके यूज कंज्यूम करते हो तो डिमांड हुआ। और सप्लाई के मतलब यही होगा जब आप किसी वस्तु को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो या सप्लाई करते हो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ एट अ गिवन प्राइस या एट अ गिवन इनकम जो भी है उसके बाद, ठीक है। तो इसका कुल मिलाकर के बात ये हुई कि तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है गिवन प्राइस पर, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। पूरा का पूरा इकोनॉमी में क्या बोला, इन एन इकोनॉमी, ठीक है। पूरे के पूरे इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा है, उसके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जिस वैल्यू पे किया जा रहा है उस सम टोटल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए और क्लियर हो जाएगा आने वाले जो मैं आने वाली जो बातें हैं उनमें जो मैं बोलूँगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और मैं बोलने जा रहा हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रीजन जानिए। जैसा कि मैंने बताया होगा या बताता रहता हूँ मैं अपने बच्चों को भी कि हर चीज़ के पीछे क्यों है। अगर आप हर चीज़ के पीछे क्यों को जान लेते हैं, हर चीज़ के पीछे वाई है, आप दुनिया में कुछ भी करते हैं, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा काम, चाहे अपने फायदे के लिए कि नुकसान के लिए कुछ भी करते हैं, आप एक बार दिमाग लगा के एक बार सोचिए, माइंड को कंसंट्रेट करके, बिना मतलब का कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के पीछे वाई है। यहाँ भी मैंने जो बोला कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, इसके पीछे लॉजिक है और इसके पीछे भी वाई है। उस वाई को समझते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। हालांकि बस क्लियर क्या, एक ही लाइन आपको याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उनको जिस वैल्यू पर आप बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो एक इकोनॉमी में, एक गिवन पीरियड में, जो वैल्यू आ रहा है वो सारा का सारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। चलिए अब ये इसी बात से आगे बढ़ाते हुए देखिए, एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम क्यों कहेंगे। देखिए नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, पूरे देश का इनकम, पूरे देश के अंदर, पूरे देश के टेरिटरी के अंदर और देश के बाहर के सबको मिला करके। अब याद रखिए जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम कैसे आएगा, फैक्टर इनकम से। फैक्टर इनकम क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो आप आई होप आपको पता ही होगा। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था, तो उन पे जो इनकम आ रहे हैं, जो फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टरों के इनकम क्या क्या है। लैंड पे क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, सॉरी कैपिटल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये चारों को जब आप ऐड कर देते हो, कौन कौन सी चीज़, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब को ऐड कर दे तो इट मीन्स क्या होगा कि सारे फैक्टर ऑफ इनकम को आपने ऐड कर दिया, इट मीन्स डोमेस्टिक इनकम, और बाहर के भी इनकम को आपने जोड़ दिया तो हो गया नेशनल इनकम। तो इन सब को कहाँ से आया, ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई हो रहा है उसी से तो आ रहा है सारे इनकम। तो सारे इनकम को जोड़ दिया, उस सारे इनकम को जोड़ देने के बाद क्या पता चल जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। इसीलिए कहते हैं जो भी एग्रीगेट, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग भी क्या बताया कि सम टोटल सारे मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है कैसे बन रहे हैं, फैक्टर ऑफ इनकम के थ्रू ही आ रहे हैं। तो फैक्टर इनकम, इन सारे फैक्टर इनकम को हमने ऐड कर दिया तो बन गया नेशनल इनकम। इसीलिए हम आसानी से कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 2 नंबर 3 नंबर में, तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नेशनल इनकम कैसे है, तो आप ये बातें बता सकते हो। आपके बुक में भी लिखा हुआ है और मैंने हिंदी में आम भाषा में समझा भी दिया। अब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू ये है। अच्छा, इसमें इसीलिए क्या कहते हैं, एग्रीगेट नेशनल इनकम जब भी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें याद एज्यूम करके चल रहे, समझ के चल रहे हैं कि C+S मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस यहाँ पर ना, ये जिस तरह हम उसमें डिमांड में बात किए तो इसी प्रकार यहाँ भी C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और ये यहाँ पर देखिए मैंने टेबल के थ्रू, एक शेड्यूल के थ्रू भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आई होप आप देख पाओगे, इसको नहीं देख पाओगे तो आराम से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना, देख भी पाओगे, अगर जूम करके देखोगे तो आई होप देख भी पाओगे। देखिए इस शेड्यूल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बाबू। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम है, कैसे है इनको देखिए। ये मान के चलते हैं कि इनकम है या कंजम्पशन है, सेविंग है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इनकम बेशक 0 हो
लेकिन मार्केट में कुछ ना कुछ डिमांड होगा ही। तो जब डिमांड होगा तो कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की कंजम्पशन करने की सोच रहा है, किसी चीज़ का डिमांड करने का सोच रहा है, तो कब करेगा डिमांड? जब किसी चीज़ का मार्केट में सप्लाई होगा तभी तो। इसीलिए ये सोच कर चलिए, ये मान कर चलिए कि इनकम बेशक जीरो है, लेकिन डिमांड और सप्लाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सप्लाई कुछ, तो डिमांड की बात हो गई, अभी हम सप्लाई की बात करते हैं। चलिए ये वाई मतलब इनकम, कंजम्पशन सी, सेविंग एस और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 100 अगर इनकम है, 100 इनकम है, उससे पहले तो जीरो इनकम है, सॉरी उससे पहले जीरो इनकम है, इनकम जीरो है, फिर भी 40 आपने कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करना है, तो 40 आपका 40 आपका कंजम्पशन है। सेविंग आपका माइनस में जाएगा, क्यों? ये मान के चलिए कि आपने किसी से लेके या किसी कैसे भी करके सेविंग नहीं हुआ, डिस सेविंग बोलते हैं इसको, तो आपने कहीं से उधार लेके या किसी से जो भी करके तो आपने किया है, तो इसलिए सेविंग आपका माइनस में भी है, क्योंकि आपने तो कुछ कमाया नहीं अभी, तो सेविंग माइनस में। इसीलिए 40 में से 40 आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही आ जाएगा आपका इनकम, क्योंकि 40 में से 40 गया तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, इसलिए आपका एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 100 रुपया आपका इनकम है, 120 रुपया आपका कंजम्पशन है। अभी भी 100 रुपया आप कमा रहे हैं, 100 रुपीज़ आपकी इनकम है, 120 रुपया आपका कंजम्पशन है, तो अभी भी आपका क्या चल रहा है, माइनस में 20 आपका सेविंग हो रहा है, अभी भी आप माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो 120 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100, एग्रीगेट सप्लाई आ गया 100। फिर 200 रुपया इनकम है, फिर से 200 रुपया आपका कंजम्पशन भी है, तो सेविंग कुछ भी नहीं हुआ, जितना कमाए वो पूरा पूरा खर्च हो गया, तो आपका कितना हो गया, जीरो हो गया आपका सेविंग। और आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, 200 प्लस 0, 200 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, 300 अब आपका इनकम है। देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है ये चीज़ें भी चेंज होती जाएगी। अब 300 आपकी इनकम है, तो 300 इनकम है तो 280 अब ये करोड़ में है सारे, तो 300 मत समझिएगा, 300 ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी पर्सनल कंज्यूमर की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, क्योंकि हम एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो चलिए जब 300 है तो 300 करोड़, मान लीजिए मैं 300 बोल रहा हूँ, सोचेगा 300 रुपया है, 300 करोड़ में है, आपके बुक में भी लिखा होगा। तो 300 है तो 280 कंजम्पशन है और 20 इनकी सेविंग होना अब शुरू हो गया था, अब ये पॉजिटिव में जाना शुरू हो गया। अब देखिए फिर आप वही वाली चीज़ सी प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो सी कितना है, कंजम्पशन कितना है 280, सेविंग कितना है 20, तो 300 हो गया। फिर 400 आपकी इनकम है, 360 कंजम्पशन है, 40 आपकी सेविंग हो रही है, तो आपको यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 400 हो जाएगा। फिर 500 है इनकम, 440 आपका जो है कंजम्पशन है, 60 आपकी सेविंग हो रही है। देखिए बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है आपका कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कंजम्पशन लेवल का एक सीमा होता है, एक हद तय होता है, एक लेवल तक ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर महीने में अगर 500 करोड़ कमा रहा है तो इसका मतलब 500 के 500 करोड़ खर्चा ही कर देगा, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट होती है किसी भी कंज्यूमर या किसी भी व्यक्ति या किसी भी इकोनॉमी की खर्च करने की, और एक लेवल तक ही कर सकता है। ऐसे बात नहीं है कि अगर कोई करोड़ों रुपया कमा रहा है तो महीने में सोने की बिस्किट खाना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए एक लेवल में आकर के कंजम्पशन जो है रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उसके बाद सेविंग और ज़्यादा अधिक से अधिक होने लगता है। तो ये वाली चीज़ें आगे वाले चैप्टर में आपको मैं दिखाऊंगा, जब वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताऊंगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसकी बात जब हम करेंगे। इसीलिए इस लेवल को समझिए, मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि इनकम बढ़ता जाएगा, तो एक लेवल पर आकर कंजम्पशन रुक जाता है, कितना खर्च होगा। 500 टू है इनकम तो 440 है, फिर 60 है, 500 हो जाएगा। 600 आपकी इनकम हो रही है तो 520 आपकी खर्चे हो रहे हैं और 80 आपकी सेविंग हो रही है, इनको ऐड करने के बाद 600 हो रहा है। ये स्केड्यूल है। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने ये देखा कि जैसे इनकम है उतना ही आपका एग्रीगेट सप्लाई है। यही चीज मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस प्रकार एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम है, यही बात है यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, इट मीन्स इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई कैसे आता है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। बहुत ही क्लियर और बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री नहीं है जो ऐसा वैसा ये हो, बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल। देखिए इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल करना पड़ता है बस,
अब जो चीज़ आपके रियल लाइफ में आम दुनिया में जो हो रही है उन पर बस आप गौर करिए और इसमें एक लॉजिक लगाइए, जो लॉजिक ये बता रहा है उसको लगाइए, अपना ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, जो बोल रहा है उस चीज़ को एज्यूम करिए, मानिए और इसको समझने का प्रयास करिए। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी गलत है और इस स्केड्यूल को याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप देख लीजिए, बस एक ट्रिक, हम लोग जब स्टूडेंट थे ऐसा ही करते थे, एक ट्रिक याद दिमाग में रखिए। ये कैसा था, 100 के डिफरेंस में इनकम है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें कितना 40 का है, हाँ 40 का है तो 40 का, इसमें 80 का है, इसमें 20 का है। ऐसे करते करते बस एक ट्रिक दिमाग में लगा लीजिए, ऐसे ऐसे है, हो गया। और ये याद रखिएगा कि हमेशा एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर होना चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूला इसी हिसाब से बनाया गया, स्केड्यूल को इसी हिसाब से तैयार किया गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम है। ठीक है, अब जाके देखिए हम अगर बात करें तो इधर आके मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए जो ये इसका डायग्राम है एग्रीगेट सप्लाई का, वो 45 डिग्री पे है। बस आपने ना ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये 100 के 100 है, 200 का 200, 300 का 300 करोगे तो वैसे करोगे तो गलत नहीं है। बट आपने क्या करना है, एक सीधी रेखा 45 डिग्री पे सीधी लाइन आपने खींच देनी है और यहाँ सिर्फ मार्किंग कर देनी है, इनकम है, ये कंजम्पशन और सेविंग है, बस उससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। अब आपको मैं बस इतना बता दूं कि ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम कैसे है। देखिए इस डायग्राम से पता चल जाएगा। आपने जैसा देखा था इस शेड्यूल में, अगर 100 इनकम है तो 100 एग्रीगेट सप्लाई भी है, 200 इनकम है तो 200 एग्रीगेट सप्लाई भी है ना, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर हमने यही दर्शाना है, हमें अपने यही शो करना है कि एग्रीगेट जो सप्लाई है, जो कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम है, कंजम्पशन एंड सेविंग ये है और इनकम ये है। देखिए 100 है ये, तो ये भी 100 है, ये 200 ये 200 है। ये जो बिल्कुल सीधी रेखा 45 डिग्री है, इसी बात को दर्शाती है कि ये एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम है, ये यही बताती है और कुछ भी नहीं। बस ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। आपको इसमें पूछा जा सकता है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। एक तो 1 नंबर में मीनिंग पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई। और अगर 4 मार्क्स में आने की अगर संभावना है, 4 मार्क्स में आएगा तो ये पूरा एक ही साथ पूछ लेगा आपको कि इसका कि एग्रीगेट सप्लाई है क्या और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम है, इसको प्रूफ करके बताओ। तो आप क्या करोगे, इसके शेड्यूल बना देना, डायग्राम बना देना और इसके नीचे लिख देना कि जो, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना रह गया, सॉरी। ये देखिए मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया है, देख रहे हैं ये क्या है, आपका इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई है। ये जो लाइन है 45 डिग्री की, ये 0 से स्टार्ट किया है। ये भी 0 से स्टार्ट करने, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, या तो वाई एक्सिस में टच कर देते हैं या तो वो एक्स एक्सिस में टच करके स्टार्ट करते हैं, इससे बिल्कुल डायग्राम गलत हो जाएगा। याद रखिएगा ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होना है, बिल्कुल 0 से, एकदम यहाँ से 0 से स्टार्ट होना है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ शो क्या किया है कि शुरू में इनकम कितना है, 0 है। जब आपने शेड्यूल में दिखाया है कि इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन 40 है, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि 0 है, तो आपने स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, ये आप जरूर रखिएगा, बस हो गया और कुछ भी नहीं। और ये डायग्राम बनाते टाइम कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, 2-3 बातें, हर चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, इससे भी इसकी नहीं। जैसे कि सबसे पहले वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। डायग्राम बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि क्या वो मैं जो लाइन खींच रहा हूँ वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है कि वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा चीज़, अगर वो निगेटिव वाली चीज़ें हैं तो आपको ये शो करना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए इधर आके निगेटिव हो जाएगा तो आपको शो करना चाहिए कि ये माइनस का 100 है, 200 है। और इस लाइन का भी, वाई एक्सिस का भी और एक्स एक्सिस का भी, ये अगर माइनस का है तो इसको आपको माइनस का शो करना चाहिए। ठीक है, वो ये बातें ध्यान रखना। और जहाँ जहाँ जो भी लाइन आप खींच रहे हैं उसको डिनोट करके बताइए। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ना वाई और एस, मतलब ये इनकम भी है और एग्रीगेट सप्लाई भी है। क्यों, क्योंकि ये इनकम को भी दर्शा रहा है, शो कर रहा है, और एग्रीगेट सप्लाई को भी शो कर रहा है। बस ये 3-4 बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए डायग्राम सिर्फ लाइन खींच देने से डायग्राम नहीं बन जाता, आपको इस बात को रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आपने जो डायग्राम बनाया क्या वो चीज़ को शो कर रहा है कि नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आशा है कि आपको एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग जो मैंने लिखा हुआ है वो भी समझा दिया मैंने, और एग्रीगेट सप्लाई का जो शेड्यूल है, डायग्राम है, ये भी मैंने आपको समझा। अब आपको आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, ध्यान। तो अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई के बाद है वो है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और इसको और किस नाम से जाना जाता है और इसमें क्या क्या लॉजिक्स हैं, उनको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का अर्थ क्या होता है, ये देखिए। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन
कंजम्पशन एंड इनकम। इसको डिनोट करते हैं C = F ब्रैकेट में Y। मतलब ये क्या है, अब यहाँ पर C का मतलब कंजम्पशन है, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है एंड Y का मतलब इनकम है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, आपको अगर एक नंबर में एक मार्क्स में अगर आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, तो आप लिखिएगा इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। बस इतना लिख देना, एक मार्क्स में काफ़ी है। बस अब इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या क्या है। तो देखिए क्या है कि जो इनकम मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम की बात है, एग्रीगेट देखिए याद रखिएगा कि जब भाई एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हो आप या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो इनकम मतलब एक व्यक्ति का इनकम नहीं। मैं बार बार इस चीज़ को कर रहा हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन हो। जब भी इस तरह की बात होगी तो हमेशा नेशनल इनकम बोलेंगे। नेशनल इनकम क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम होलसम को लेकर के बात कर रहे हैं, हम ह्यूज लेवल में बात कर रहे हैं, हम मैक्रो लेवल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ देखिए मैंने इनकम लिखा है, यहाँ कंजम्पशन लिखा है। अब इस स्केड्यूल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे जो कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है। इसी कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से भी जाना जाता है। तो कंजम्पशन फंक्शन है, इसमें कुछ 2-3 बातें वो मैं बता दूँ, ये मान के चलना पड़ेगा। ये जम्पशन है, सबसे पहले तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि ये कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, उनके हैबिट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि वो किस तरह की वस्तुओं को खरीदना पसंद करते नहीं करते, वो हैबिट्स, प्रेफरेंसेस उनके अपनी बिहेवियर पर डिपेंड करता है। दूसरा कि ये विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड है, कि उनकी इच्छाओं पर निर्भर है कि वो किस चीज़ को, किस वस्तु को, किस गुड्स एंड सर्विसेज को कितना कंज्यूम करना चाहते हैं और किस लेवल पर करना चाहते हैं और कितने प्राइस पर करना चाहते हैं। इसीलिए बोला गया विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड एट द गिवन प्राइस एंड द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। तो और कुछ में कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इस स्केड्यूल का और इस डायग्राम का। इसको ये आपको पूछा जा सकता है, ऐसे में मुड़ता हूँ तो ये डार्क सेट हो जाता है। चलिए कोई नहीं, कोशिश जारी है, देखता हूँ कहाँ तक मुझे और आप लोगों को सफलता मिलती है। आई होप मेरा ये मेहनत, ये मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो। मैं यही चाहता हूँ और क्या ही चाहता हूँ। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के मैं थोड़ा वीडियो बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। आप जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता ही होगा कि मेरा कितना हेक्टिक शेड्यूल है, स्कूल फिर ट्यूशन फिर ये बहुत तरह की दिक्कत होती है। फिर भी मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया तो मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा, थोड़ा ही सही लेकिन बनाऊँगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, बहुत जल्दी मैं बिजनेस स्टडीज़ का भी वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं वर्बल वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब बुक्स या जो भी नोट्स होंगे या बुक्स के या नोट्स होंगे उनको मैं आपको शो करूँगा कैमरा, मतलब ये कैमरे से, और मैं उसको अपनी वॉइस से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस स्टडीज़ में आपको सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उनके जो लाइन्स हैं, उनके जो सेंटेंसेज है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप CBSE में जो आपके जो केस स्टडी आता है वो फिर आप नहीं समझ पाओगे, उसको आप मतलब बनाना दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं, जैसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। आपको केस स्टडी पढ़ के आपको देखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, कि इंपॉर्टेंस पूछा है, कि डिसएडवांटेज पूछा है, जो भी है, या प्रोसेस पूछा है। तो खैर बिजनेस स्टडीज़ की बात बाद में करेंगे, अभी ये चर्चा होगी तो मैं इसलिए जिक्र कर दिया। कोशिश जारी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इनकम है और कंजम्पशन है। तो याद रखिएगा हम क्या बात कर रहे थे, कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे थे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे थे। इसी के आगे हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा ना, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जानेंगे। तो उनको जानने से पहले आपको इनको जानना जरूरी है। अगर आप ये फंक्शंस नहीं समझोगे, कंजम्पशन फंक्शन नहीं समझोगे तो वहाँ बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए इसको समझ लेते हैं, और ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मतलब नया क्या कहते हैं, बहुत हैक्टिक चीज़ कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, समझिए ध्यान से। सेम वही बात जैसा कि अभी हम रिपीट किए थे कि इनकम बेशक 0 है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अभी 0 इनकम है तो 40 कंजम्पशन है, 100 है इनकम, ये भी करोड़ में है, फिर से बोल रहा हूँ, तो 100 करोड़ है, मान लीजिए 120 करोड़ कंजम्पशन है, 200 है तो 200 इक्वल हो गया। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, अभी डायग्राम में हम देखेंगे। 300 आपकी इनकम हुई तो 280 हो गया, अब आपका सेविंग होना शुरू हो गया। 400 है तो 360, अभी भी सेविंग, मतलब आपका सेविंग जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा और सेविंग भी बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैं बता रहा था आपको, इट इज़ द हमने क्या बोला था मीनिंग में, कि इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन।
तो इनकम और कंजम्पशन का एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल मतलब क्रियात्मक संबंध है, क्रियात्मक संबंध है इसके बीच में। किसके किसके बीच में? इनकम और कंजम्पशन के बीच में। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। या बस यहाँ पर सेविंग का कॉलम मैंने बनाया, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप है इसीलिए। लेकिन ये मतलब आपको प्रीज्यूम करना है, खुद से सोचना है, दिमाग में अपने मस्तिष्क में बुद्धि लगाना है कि भैया 100 रुपया आप कमा रहे हो, 120 रुपया खर्चा कर रहे हो, मतलब 20 रुपया किसी से उधार लेके कर रहे हो, डिस सेविंग हो रहा है। फिर आप 200 रुपये कमा रहे हो, 200 का 200 खर्चा कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप बचा नहीं रहे हो, कुछ भी सेविंग नहीं करो, पूरा कमाया पूरा गवाया। 400 कमाया, 360 रुपया खर्च किया, 360 करोड़ तो है मतलब वही, तो 40। अभी क्या हो गया देखिए, डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि ये इतना इतना सेविंग हो रहा है। चलिए अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम इधर है, इधर आ जाइए। तो डायग्राम में क्या है, वही वाली चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें ये आपका इनकम है, ये आपका कंजम्पशन है। आप देखिए जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इनकम है ये 45 डिग्री का है। क्यों है वो बताया था, क्यों है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम था। जितने क्योंकि 100 आपका इनकम था तो 100 एग्रीगेट सप्लाई भी था, मतलब 200 है तो दोनों को दोनों इक्वल थे, तो इक्वल थे तो वो बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, 45 डिग्री एंगल पर जाएगी, इसलिए वो इस तरह का डायग्राम बनता है। अब इस डायग्राम को समझने के लिए मैं ये 4 पॉइंट लिखा हूँ। इन 4 पॉइंटों के तहत, इन 4 पॉइंटों के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले ये समझ लीजिए, अपने आप देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। सबसे पहले कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आपको ये पॉइंट लिखा है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा 2-3 लाइन में। जो इस डायग्राम में आपने किया वही लिखना है, वो बहुत बड़ी वो बात नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो चीज़ आपने दर्शाना है। चलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कंजम्पशन कर्व देख लीजिए। कंजम्पशन कर्व सी से डिनोट किया गया है। कंजम्पशन कर्व ये है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाके आया है, और ये हल्का सा नीचे को झुका हुआ है। क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ इसमें क्या लिखोगे कि कंजम्पशन कर्व इज स्टार्ट्स फ्रॉम द सी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। और इसमें क्या बताओगे कि इसमें क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। ये आप लिखोगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये लिख दोगे। और इसके लास्ट में एक लाइन लिखना, ऐसा क्यों है कि ये सी पॉइंट से ये स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑटोनोमस वाली बात याद होगा, मैंने बताया ऑटोनोमस कंजम्पशन कि भैया कुछ ना कुछ आपको आपके जीवन में खर्च होता ही होता है। अब ह्यूमन बीइंग है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी में लोग बाग रह रहे हैं तो लोग बाग कुछ ना कुछ खर्चे तो करेंगे, तो खर्चे करेंगे तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो इसीलिए बेशक इनकम 0 है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं ये वाई एक्सिस कंजम्पशन को शो कर रहा है और एक्स एक्सिस इनकम को शो कर रहा है। ओके, चलिए तो ये आपका सी वाला जो सी पॉइंट से स्टार्ट होकर सी पे जा रहा है। आप बोलोगे कंजम्पशन कर्व सी से स्टार्ट हो रहा है और वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। और तीसरी बात क्या लिखोगे कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। वही चीज़ चलो इसी में मैंने बता दिया। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है? स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व क्या है? अपवर्ड है, धीरे धीरे अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है। और क्यों हो रहा है वही वाली चीज़ लिखना है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसलिए ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट है इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। अब यहाँ पर क्या है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन है। इसमें क्या है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब आपका इनकम है कंजम्पशन से कम है तो उसमें क्या होगा, डिस सेविंग होगा। ये वाला देख लो यहाँ पर मैंने डिस सेविंग लिखा, क्यों कि इससे पहले, इस पॉइंट से पहले क्या था कि आपके इनकम कम थे, इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। 100 रुपये कमा रहे हो, 120 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो इसमें इनकम 0 है और ये 40 हो रहा है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं हल्का ऐसे ऐसे आप कर दे रहा हूँ। ये वाला पोर्शन आपका डिस सेविंग है, मतलब क्या आपने यहाँ पर कुछ बचत नहीं करा है, ये आपका उल्टे ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये वाला पोर्शन क्यों होगा वो ऐसा, ये पोर्शन कब बनता है आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, देख रहे हो, इससे नीचे और इससे पहले की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है, जहां पर कौन सा वाला एरिया, जहां पर इनकम कम है खर्चे ज़्यादा हैं, जहां इनकम कम खर्चे ज़्यादा हैं वो डिस सेविंग वाला पोर्शन होगा। और देखिए एक पॉइंट आता है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं चौथा पॉइंट फोर्थ पॉइंट बताऊंगा, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से गौर से देखिएगा,
ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाई, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों ने सी और वाई दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है। देखिए सी इक्वल टू वाई लिख दिया, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गया, दोनों इक्वल हो गया, इट मीन्स यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है। और इसके बाद क्या है, सेविंग होना शुरू है, इनकम बढ़ रहा है, देखिए इनकम ऊपर की ओर जा रहा है। आप लोग ऐसे एग्जाम में मत करिएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है जहाँ सेविंग भी बढ़ रहा है। देखिए मतलब कि कंजम्पशन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एरिया क्या बता रहा है, सेविंग का बता रहा है। क्यों, क्योंकि आप देख लो 300 रुपया कमा रहे हो, 200 रुपया खर्च कर रहे हो तो 20 रुपये का सेविंग हो रहा है। 400 रुपया कमा रहे हो, 360 रुपया खर्च कर रहे हो तो 40 रुपये का सेविंग। ये धीरे धीरे सेविंग बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका एरिया देखिएगा शुरू होकर सीधे फ्लैटर्ड हो रहा है। ऐसे कि देखिए ये कम है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि शुरू में कम था, स्टार्टिंग में कम था, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ ये शो कर रहा है। तो ये इनकम, यहाँ इनकम बढ़ता जा रहा है तो कंजम्पशन जो सेविंग भी बढ़ता जा रहा है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन डिसेविंग बता रहा था, ये वाला पोर्शन सेविंग बता रहा है। और ये कैसे बता रहा है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के डिफरेंसेस से हमें पता चल रहा है। ये सारा पॉइंट हो गया, चारों पॉइंट को यहाँ लिख देना। पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, दूसरा है स्लोप ऑफ द कर्व कंजम्पशन कर्व, तीसरा है इनकम इज लेस देन कंजम्पशन और फोर्थ है ब्रेक इवन पॉइंट। इन चारों बातों को जो आपने डायग्राम में दर्शाया उसी बातों को यहाँ पर लिखना है। ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। यहाँ से आप मीनिंग के साथ इसके डायग्राम भी दिए कर सकते हो। ये समझ में आ गया तो आगे अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो भी समझ में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत होती होगी इतने देर तक वीडियो देखना। तो ये 2 पोर्शन है। नेक्स्ट बहुत जल्दी मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद है सेविंग वाला पोर्शन, तो उसमें प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है, एवरेज, उसमें भी वही चीज़ कि सेव कैसे हो रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो दोनों टॉपिक, वो चारों को एक साथ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वो चारों एक साथ अपलोड कर दूँगा तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर में से सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, सुनने में समझने में आसानी से आ रहा होगा सब कुछ समझ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए, अभी तक के सपोर्ट के लिए। आप लोग जो ही 2, 4, 5, 10 लोग जो ही लोग देख रहे हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आई होप आपको समझ आया हो। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे वाले वीडियो जो अपलोड किया गया है चैप्टर 1, 2 उनको भी आप देखोगे और आपके जो कुछ राय विचार होंगे, सजेशंस होंगे या कोई डाउट होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में हमें बताओगे। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।